नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं वो है 21 दिसंबर 2021। 16 दिसंबर 2021 का डिस्कशन हमने कर दिया है। अगर आप 16 दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं और आप वह क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां 16 दिसंबर वाला जो पेपर 1 की परीक्षा हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसका डिस्कशन किया हुआ वीडियो मिल जाएगा। आज जो हम करेंगे वो 21 दिसंबर 2021 का पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट का जो परीक्षा हुई थी उसका हम एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। 20 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है। अगर आप कोई अभ्यर्थी के पास वह क्वेश्चन है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप पर 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर भेज देंगे जिससे कि मैं आपको यहां पर डिस्कशन करवा सकूं। और 17 को जो परीक्षा हुई थी वो तो रद्द हो गई थी, वो बाद में परीक्षा हुई थी। 18 और 19 को परीक्षा थी ही नहीं, तो हम 21 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। देखिए, यह जो क्वेश्चन पेपर है वह है आपका 21 दिसंबर 2021 पेपर 1 की जो है क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसका जो टाइम था वह 9:30 बजे से 12 पीएम के बीच था। ये क्वेश्चन जो हमें भेजे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एससीटी एकेडमी की टीम उन्हें बहुत धन्यवाद देती है। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करना शुरू करते हैं 21/12/2021 पेपर 1 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ द राइडिंग ए बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग ए ट्री एज ए 7 years old इज स्टोर्ड इन। ठीक है, अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसका आंसर सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या है ऑप्शन सही आंसर? लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे, बाकी आपका जो डिस्कशन है वो बाद में हम पुनः कर लेंगे। अभी हम सिर्फ आंसर देखते हैं ताकि आप लोग उसका आंसर मिला सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, हमने कई बार आपको इस चीज के बारे में, प्राइवेट स्पीच यानी निजी संवाद के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास में हमने पढ़ाया था। तो निजी संवाद का क्या मतलब होता है? निजी संवाद का मतलब होता है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। मतलब बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए वह खुद से बातचीत करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजी संवाद कहते हैं। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? समावेशी वातावरण की रचना करने की बात है यहां पर। तो एक क्या लिखा हुआ, एक देखते हैं, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। यह तो एकदम सही है, हम उसके बारे में चिंतन करेंगे जहां पर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये तो एकदम सही है, तो एक तो इसका आंसर होगा ही होगा। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, यह भी सही है। 1 के साथ 2 सही है, तो यहां पर देखिए 1 के साथ 2 इसमें भी है, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन 3। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, और 4 बोल रहा है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। तो 4 आंसर गलत है क्योंकि यहां पर बोल रहा है मानकीय स्टैंडर्ड जो करिकुलम है उसके अनुकूल वह बना ले, लेकिन होना चाहिए 3, संस्था में समानता की मूल संस्कृतियों पर बल देकर। तो सही आंसर है 1, 2 और 3, और इस तरह से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 21 दिसंबर 2021 पेपर 1 का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। बिल्कुल नहीं, एक तो आंसर गलत है, और एक जो है ऑप्शन नंबर 3 में भी, ऑप्शन नंबर 4 में भी है, तो ये गलत हो गया। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, जी हां, ये तो करता है। रतन अधिगम, बिल्कुल भी नहीं। और चौथा है विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, एकदम सही है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी एक बार पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंखों का रंग। सीधा सीधा आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। देखिए यहां पर लिखने संबंधी समस्या हो रही है। बी और डी में जो है अक्सर भ्रमित रहता है, तो इसको कौन सा, ये इसके पास जो अधिगम क्षमता वो कौन सा है? तो 6 का सही आंसर है उसका डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य। आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डाइस इज द कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क डाइट ऑर्गेनाइजेस
एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि ये जो अभ्यर्थी का क्वेश्चन पेपर है वो किसी किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी व्यू करके आंसर टिक किए थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 प्याजे का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एस्कीमा। क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 एस्कीमा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। 1, 2 और 3 गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तेजी से आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग मिलान कर सकेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब पीयर लर्निंग हो रहा है, और पीयर लर्निंग हो रहा है तो मतलब यहां सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बीएफ स्किनर का होगा नहीं, बीएफ स्किनर नहीं है, लॉरेंस कोहलबर्ग है नहीं, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत होगा नहीं। सही आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना कर लेता है तो उसे हम लोग आत्मसातीकरण कहेंगे। नया स्कीमा बना लेता है वो बच्चा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। सही आंसर है 10 का 3। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास डाइस है में बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट में जो है आपका बदलाव किया जा सकता है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2, 3 और 4 गलत है। एक आयामी नहीं बहुआयामी है, एक दिशीय नहीं बहुदिशीय है। तो 11 का सही आंसर क्या है? 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ आर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन ए कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम। कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम में बच्चा क्या करता है? खुद चीजों को एक्सप्लोर करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज बीइंग बोर्न विथ ए क्यूरियोसिटी टू द एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 3। पैसिव होगा नहीं, है ना। 1 नंबर तो गलत ही है और 4 नंबर भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 13। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? पार का उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर 4 रटना पार का उदाहरण नहीं है। पार तो बेटा आप लोग को हमने बताया ही था एसके फोल्डिंग के बारे में, जहां पर कोई किसी को मदद करता है या आधा आधा सवाल बना के उसे देता है या फिर संकेत देता है या मदद करता है, इशारा करता है, ये सारा चीज होता है। तो सही आंसर है रटना, ये इसका आंसर नहीं होगा। वैसे भी रटना एक निगेटिव पर्सन था, निगेटिव ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करे। बिल्कुल सही है, ये कथन तो एकदम सही लिखा हुआ है। शिक्षा असफल हो जाती है, असफल कब होगा? जब बच्चे अपने ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः प्रस्तुत कर देगा। तो इसका मतलब पहला तो सही लिखा हुआ है ना। वही लिखा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है, मतलब इसका मतलब बच्चा रट रहा है तो यह असफल हो जाता है। पहला तो सही लिखा है, यानी कथन ए जो है वो सही है। कारक ए आर देखते हैं। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। यह बात तो गलत लिखा हुआ। जानकारी का पुनः उत्पादन मतलब बच्चा जो पहले से सीखा है उसी चीज को पुनः उसी तरह प्रस्तुत कर देता है, तो क्या यह अर्थपूर्ण होगा, मीनिंगफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ए कथन सही है और आर जो है उसका कारण वह क्या है, कारक जो है वो गलत है। एसएसएम रीजन वाला क्वेश्चन है तो 14 का ए तो सही होगा लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 नंबर इसका सही है। तो 14 का सही आंसर है 2। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के बारे में बोल रहा है यहां पर। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है? तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में देखिए यहां पर होगा प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। मतलब बच्चा जो प्रदर्शन करता है उसे टाइम टू टाइम हम बच्चे को क्या दे? फीडबैक दे। 1, 3 और 4 इसका आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया आपका? सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं सीखने का वाहक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। स्कूल क्या है हमारा? द्वितीयक समाजीकरण है, ना कि प्राथमिक। तो सही आंसर 16 का क्या हो गया? 3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो 16 का सही आंसर है 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर द लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो हमारे अनुसार से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल एंड रिकॉल। ये ही आंसर गलत है, इसलिए यह इसका सही उत्तर है। तो 17 का सही आंसर है 1। इंक्रीज तो करना ही है, एक्सपेरिमेंटेशन तो होगा, ग्रुप कोलैबोरेशन जो है वो जरूरी है ना। बच्चों का सामूहिक जो शिक्षण करवाते हैं वो एकदम सही है। तो सही आंसर है इसका 1, क्योंकि पूछ रहा क्या नहीं है तो 1 नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
who dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in terms of several distinct set of the processing operation। किसने बताया था ये चीज? तो ये जो है सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का, वो है 3 हार्वर्ड गार्डनर। क्या है 18 का सही आंसर? हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। जैसे ही अलग अलग तरकीब के बारे में सोच रही है तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का हिंदी में अपसारी सोच कहा जाता है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक की बात हो रही है तो ये तो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अगर ये अभिप्रेरणा है कि हमें शिक्षक बनना है तो कोई आदमी आपको कितना भी जोर जबरदस्ती कर दे, आप अपने अंदर से पूरी तरह से आनंददायक महसूस करेंगे, साथ ही आपकी यह प्रेरणा संतोषजनक भी होगी। इसलिए 20 का सही आंसर कौन सा हो गया? 3 आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड्डियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। देखिए, जैसे ही लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और लड़कों को नीले कपड़े से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह क्या हो गया? हमारा लिंग रूढ़िवादिता हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, है ना। तो सही आंसर है हमारा 4 जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? विशेष बच्चों की बात हो रही है तो एक है व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण, 2 है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, 2 तो गलत हो गया, 2 तो नहीं होगा, 2 किस किस में है? 2 है आपका 4 में, तो 4 तो ऑप्शन होगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम होगा, मानकीकृत निर्देश नहीं होगा, है ना। तो 2 और 4 नहीं होगा, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण और 3 सहयोगात्मक अधिगम। हो गया क्लियर? 22 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। तो 23 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 2 गलत है। 2 में लिखा है वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, गलत है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, गलत है। बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों जो है सक्रिय रहता है, निष्क्रिय 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 होगा नहीं। सही आंसर कौन सा हो गया? एकदम ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 25 देखिए। Which of the following statement about understanding of children error is not correct? Not correct के बारे में बोल रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम देखते हैं। It help in assigning grade and position to the class students in class, यही गलत है ना। बच्चे की गलतियां जो है हमें इनमें से क्या नहीं बताता है। कह रहा है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो हमें मदद करता है कि बच्चे को हम क्लास में ग्रेड दे, उसका पोजीशन बताए। ऐसा गलत है ना, ये तो आंसर होगा नहीं। तो 25 का 1 जो है वही गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है 2, 3 और 4 इसका आंसर नहीं होगा। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस ऑन। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में किस पर जोर देना है? हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देना है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर जिसका नाम है पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था, पहला, दूसरा और तीसरा पूछ रहा है। दूसरे स्तर के पहला अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो दूसरे स्तर की पहला अवस्था का क्या नाम है? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर विषयक। जब एक चीज का उपयोग दूसरे विषय में करते हैं तो इसको अंतर विषयक कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। 28 का सही आंसर है 4। देखते हैं। रमनीक हैज ए स्टूडेंट विथ विजुअल इंपेयर्ड इन हर क्लास, मतलब बच्चा जो है विजुअल इंपेयर्ड है, इसको जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इन दिस कंटेस्ट व्हाट
इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशंस शुड सी मेक्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, वो इसका आंसर है मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज द 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन 29 का ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं 30 नंबर, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है, तो गलत है। बच्चों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक है, गलत है। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, एकदम सही है। तो 30 का सही आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 4 इसका आंसर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों का एग्जाम 21 दिसंबर को हुआ था वे अभ्यर्थी यहां से अपना आंसर मिलाकर चेक कर सकते हैं कि कितना आंसर आया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका सीडीपी में अब तक कितने क्वेश्चन 21 दिसंबर को जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे उनका सीडीपी में कुल कितने अंक आए हैं, नीचे कमेंट कीजिए और आप हमें बताइए। अभी मैं किसी का भी कमेंट ले नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो तैयार कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर मिला करके यह चेक कर सकते हैं कि आपने 21 दिसंबर को जो परीक्षा दिया था पेपर 1 की, उसमें आप कितना स्कोर किए हैं। बढ़ते हैं अब हम गणित की तरफ, ठीक है, और हम एक एक करके गणित के क्वेश्चन का भी मिलान करने वाले हैं। तो आते हैं गणित के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और यहां पर मिलान करना शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 0 1 4 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा यहां पर बेटा वो होगा आपका 7 4 1 0, और सबसे छोटी संख्या होगा 1 0 1 0 4 और 7। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो यहां पर घटाएंगे तो आंसर होगा 3, यहां पर घटाएंगे तो यहां होगा 6, यहां पर अगर घटाएंगे तो होगा 3 और यहां पर होगा 6। तो 6 3 6 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर लिखना है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न, तो सबसे पहले तो आपको यहां निकालना पड़ेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो अब देखिए इसमें आपको कैसे निकालना है, तो निकालने के लिए आपको हर एक भिन्न को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप 3/4 को पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, 3/4 को पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही 3/4 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा यहां पर 0.75। उसी तरह 1/2 को करेंगे तो 0.5, ठीक है। 1/4 को जैसे ही करेंगे तो 1/4 को जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0. कितना 25। उसी तरह आप करेंगे 2/3 को, तो जब 2/3 को करेंगे तो आपका आएगा 0. कितना 6 और 6। उसके बाद 3/5 को करेंगे तो 0. कितना 6 और 0। उसके बाद 5/6 को करेंगे तो 5 जैसे ही आप 6 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना 8 और 3। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालना है पहले, तो 8 3 सबसे बड़ा है तो ये तो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला तीसरा नंबर पोजीशन पर जो है, तो ये हो गया सबसे छोटा, है ना 1/4। इस दोनों का अंतर बोल रहा है, तो देखिए यहां पर अंतर आपको निकालना है 5/6 और 1/4 का अंतर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 10, और यहां पर क्या लिखेंगे 3। तो कितना हो गया यहां पर उत्तर हमारा 7/12, और 7/12 किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया बेटा, इसका ऑप्शन नंबर 1। 2 का सही आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 है, एकदम सही है। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल दे रखा है 208 सेमी स्क्वायर और उसका परिमाप 58 सेमी दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाएं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहां चीजों को, यहां पर जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है ना वो आपका लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुने चौड़ाई, दोनों को अगर हम गुना कर दे तो हमारे पास 208 आता है। देखिए आप गुना करके, और इस दोनों का जब हम परिमाप निकाल दे तो 2 और गुने परिमाप निकालने की बात हो रही है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 6 3 9 और 2
यहाँ पर 29 दिन 29 दोनों कितना 58। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर एक ही मिल गया 13 और 16, क्योंकि 13 16 लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ रहा है तो लंबाई चौड़ाई 200 गुना करेंगे 208 और इसका परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 58। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर टू क्लास 2 students, a teacher has organized an activity using color bead. The activity will help to develop among students the following: estimation, visualization और रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी, और बी और सी है ऑप्शन नंबर एक में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है, बोल रहा है लक्षण नहीं है। तो क्या निगमनात्मक विधि में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, यह तो लक्षण है। यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप नियम से उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं, नियम बता दिया जाता है और उदाहरण की तरफ जाते हैं। वैसे हम और ऑप्शन देखेंगे। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, हाँ यह भी सही है। यहाँ पर हम पहले नियम को देख लेते हैं, रख लेते हैं, फिर हम उसके एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। इस विधि में अधिगमकर्ताओं नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। देखिए सामान्यीकरण करता है नियमों और सूत्रों को खोजकर, ये नहीं लक्षण लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम एक बार पुनः इसका आंसर जो है क्लियर करेंगे। हो सकता है दो भी इसका आंसर सही हो, ठीक है। तो इसे आप लेकर चलेंगे। दो क्वेश्चन में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत रहता है, तो घबराना नहीं है। सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा सही है। सही के बारे में बोल रहा है। देखिए प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो सही है। केवल ड्रिल, केवल वाला ऑप्शन हमने पहले बताया था नहीं होता है, तो बी तो नहीं होगा, ठीक है। और दो भी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा और 4 नहीं होगा, तो बच जाता है एक ही ऑप्शन नंबर 3। तो 6 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक नियत समय में ज्यादा से ज्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मीगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे, ठीक है। हीना, लीना, बीना, बीजू और मीगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। हीना के पास, देखिए यहाँ पर हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक थे। अब देखिए हीना के पास, किसके पास, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर कहां पर थे हम लोग, थोड़ा स्लाइड हो गया, तेजी से आ रहे हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पर थे हम लोग, 7 देख रहे हैं। तो 7 में क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ये स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को देखते हैं। हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक था, ठीक है। हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक था। हीना हो गया, किससे ज्यादा चौक था, मीगी से। चलिए मीगी से ज्यादा चौक हो गया। मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका। मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका। मीगी जो है बीना से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रही है, यह भी बात यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है लीना को बीना से कम और मीगी से ज्यादा चौक मिली। अब देखिए मीगी से ज्यादा चौक मिलता है, इसका मतलब मीगी से ज्यादा चौक है, ठीक है। लीना को बीना से कम है और मीगी से ज्यादा चौक मिला है। बीजू विजेता है लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। अब एक बात तो और पता चला कि बीजू विजेता है, ठीक है, और हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, ये बात भी क्लियर है। दूसरा स्थान किसका है वो बताने के लिए आपको बोल रहा है। ये एक तरह से रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक थे, ये बात पता है। मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सकी। मीगी बीना से ज्यादा, ये बोल रहा है कि बीना से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बीना से कम है, तो बीना का स्थान मीगी से पहले होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सका, ठीक है, तो इसका स्थान इस बीच में होगा। लीना को बीना से कम और मीगी से ज्यादा चौक मिली, इसको अब कैसे रखेंगे। देखिए यहां पर बीजू है, दूसरे स्थान पर हम किसको रख दे, दूसरे स्थान पर हम लिख देते हैं बीना को, ठीक है।
तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपका हीना। कौन आ जाएगा? हीना। और चौथे स्थान पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा लीना। और चौथे के बाद जो आपका अंतिम में आएगा वो कौन सा आएगा? वो आ जाएगा आपका मीगी। ठीक है, अब आप मिलाइए यहाँ पर, हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक थे। देखिए हीना के पास मीगी से ज्यादा है, एकदम सही है। मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठा नहीं कर सकी। मीगी जो है वो बीना से ज्यादा नहीं, एकदम सही है, कम है। लीना को बीना से कम, मीगी से ज्यादा चौक मिला, मीगी से ज्यादा और बीना से कम, ठीक है। बीजू विजेता है, यह भी सही है, लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, नहीं है। तो किससे कौन दूसरे स्थान पर है? बीना। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेती तो उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए होते? देखिए यहाँ पर एक चीज हिंट्स दे दिया, कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है वो कितना है? 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है आपका सम संख्या 98 है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ में कुछ खुली मोती भी थे। 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। देखिए यहाँ पर टोटल वो 9 पैकेट लेगी, 10-10 का। कितना पैकेट? 9 पैकेट। तो पहले तो देख लीजिए 10 का 9 पैकेट लेगी वो, तो इसके पास कितना आ गया? 90 मोती आ गया। एक पैकेट का दाम कितना? एक पैकेट में 10 मोती, ये बात यहां क्लियर कर दिया। और एक मोती का दाम कितना? 50 पैसे। लेकिन वह अगर एक पैकेट खरीदती है तो उसको 1 रुपया कम देना पड़ता है, यानी कितना रुपया? 4 ही रुपया देना पड़ता है। 4 रुपया देना पड़ता है एक पैकेट का। तो 9 पैकेट का उसने 36 रुपया देकर खरीदी। 9 पैकेट खरीद लिया। इसके बाद 8 मोती और खरीदती है। 9 पैकेट में तो 90 खरीद लिया, 8 मोती को और खरीदते, 8 मोती और खरीदते तो एक मोती का 50 था, 8 का कितना? 4 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 40। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका देख लिए ना आप, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 9 आते हैं। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिया गया है। आम है, सेब है, तरबूज है, अंगूर है। ठीक है, स्नेहा जो है 3.5 किलो जो है तरबूज लेती है। कितना लेती है? 3.5 किलो तरबूज। अब 3.5 किलो तरबूज लेती है तो आप हमें बताइए यहां पर, एक मिनट, हाँ, अब बताइए तरबूज यहां है। अब 3.5 किलो तरबूज का दाम कितना हो गया? यानी इसको हम किससे गुना कर देंगे? 3.5 किलो से, है ना। 3.5 किलो तरबूज का दाम कितना हो गया? 3.5 किलो तरबूज का दाम। तो 3.5 किलो तरबूज लेती है 22.5 रुपए की दर से। तो 3.5 किलो तरबूज का दाम इसके पास कितना हो गया? यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश में, 26 रुपया। और इसके बाद 2 किलो आम है। 2 किलो आम है, 80 रुपया 60 पैसे की दर से 2 किलो आम ले रही है। तो 2 किलो आम का दाम कितना हो गया? 161 रुपया 20 पैसा। ठीक है, आप गुना करके निकालेंगे वही आएगा। उसके बाद 2 किलो आम हो गया और 1.5 किलो आप सेब ले रही है। देखिए सेब का दाम है 120 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 120 रुपये 50 पैसे और 1.5 किलो सेब ले रही है। वो क्या कर रही है? 1.5 किलो सेब ले रही है ना। तो 1.5 किलो सेब का अगर दाम निकाला जाए तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो 180 रुपया और 75 पैसा आएगा। इसके बाद 3/4 किलो अंगूर खरीदते। 3/4 का क्या मतलब हुआ? 750 ग्राम। तो इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर दे तो 0.3 से काटेंगे, 3 सत्ते 28 और 5, इतना केजी वो क्या लेती है? अंगूर लेती है। तो अंगूर कितना रुपए है? 110 रुपये 40 पैसे है। और कितना अंगूर लेती है वो? ये लेती है 750 ग्राम। तो इसका दाम हो गया 82 रुपया 80 पैसा। और दुकानदार को 2000 का नोट देती है। पहले तो कितना का लिया वो देखिए, तो यहां पर 82 रुपया, पहले तो आपका है 26 रुपया। ठीक है, फिर कितना है? 161 रुपया 20 पैसा। फिर कितना है आपका? 180 रुपया 75 पैसा। और फिर कितना है आपका? 82 रुपया और 80 पैसा।
तो टोटल इसके पास कितना हो गया, जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 450 रुपया 77 पैसा। ठीक है, एक मिनट पे, ये 80 पैसा ही है, 82 नहीं है। ठीक है, 80 पैसा ही है, तो 75 पैसा आएगा, 75। ठीक है, 75। और आप उसको नोट कितना का दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं आप उसको 2000 का, है ना बेटा। 3.5 किलो तरबूज है ना, 3.5 किलो का 26 नहीं आएगा, वो आएगा आपका 78 रुपया आएगा, यहां पर 78 रुपया 75 पैसा आएगा। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 503 रुपया 50 पैसा आएगा। और 2000 का आप नोट देते हैं, 2000 का नोट दिए और इसमें से 503 रुपया 50 पैसा घटाएंगे। ठीक है, 2000 का आपने नोट दिया, जब आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा 1496 रुपया 50 पैसा। तो 1496 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही उत्तर जो हो गया वो हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर 3। 9 का क्या हो गया, 3। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतना और इतना के बीच कितनी दशमलव संख्या होगी। तो ये असंख्य होता है ना, चूंकि 0.51, 52, 53, 54, 511, 522 बहुत सारे लिख सकते हैं। असंख्य सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 11 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, when asked to solve a word problem children often comment if you tell me which operation to use। बच्चा पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे तब हम इस सवालों को हल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन लैक कंप्रीहेंशन स्किल्स। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर 4। शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर क्लियर है, न्यूनतम किराया है 25 रुपए। अगर आप 1.5 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको 25 रुपया देना है, और 1.5 किलोमीटर से अगर आप अधिक जाते हैं तो 9.5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से आपको देना पड़ेगा। मतलब 1.5 किलोमीटर तक का हम आपको 25 रुपया लेते ही है, उसके ऊपर जैसे ही आप बढ़ेंगे, ठीक है, 1.5 किलोमीटर से अधिक जाते हैं तो 1 किलोमीटर का हम 9.5 रुपया आपसे करेंगे। राजू घर से जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया, 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा के पश्चात उन्हें कितना रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए, पूरी यात्रा के पश्चात पहला तो वो 1.5 किलोमीटर जैसे ही राजू गया 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर का उसने तो 25 रुपया दे दिया। ठीक है, 25 रुपया दे दिया। अब उसके पास कितना बच गया, अब इसमें से 1.5 अगर हम हटा देंगे तो 6 किलोमीटर अब उसका और बचा है। तो पहला 1.5 किलोमीटर को 25 दिया, और प्रत्येक वह 1 किलोमीटर का 9.5 रुपया देता है। तो 6 किलोमीटर का कितना देगा, 9.5 रुपया, और गुने का 6, तो 6 पंचे 30, नचा के 54, और 3 कितना 57, यानी 57 रुपया उसको और देना पड़ेगा। तो अगर हम इस सबको जोड़े तो 7 5 12 और 5 2 7 1 8, उसको 82 रुपया देना पड़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई दिया गया है। इस प्रकार लिखा है, माध्यिका प्लस बहुलक माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा। अब माध्यिका निकालना, देखिए ये चीज तो हमने आपको पढ़ाया भी था, अगर आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो वहां भी आपको ये चीज की जानकारी हमने दिया था, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। देखिए हम हिंट्स में समझा देते हैं। माध्यिका कहने का मतलब, इसको जब आप बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तो उसके बीच में जो आएगा वो माध्यिका कहलाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है, या बढ़ते क्रम, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 124 है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद 124 है, और है कोई 124, एक बार और है, चलिए, और है 124, कहीं नहीं है। अब कौन सा है, 126 है, चलिए 126 भी लिख दिया हमने। इसके बाद 126 और है, नहीं है। अब कौन सा है, 128 है, चलिए 128 भी लिख दिया हमने। इसके बाद फिर एक बार 128 और है, 128 भी लिख दिया हमने। इसके बाद कौन सा है, 130 है, और लास्ट में कितना है, 131 है। ठीक है, 130, सॉरी 130 दो बार है बेटा, 130 दो बार है, और लास्ट में कितना है, 131 है। 130 दो बार हो गया, 131। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बीच वाला खोजना, 1 2 3 4, इसका मतलब बीच वाला कौन सा है, 128, 1 2 3 4, बीच वाला 128। तो माध्यिका कितना हो गया, 128। और बहुलक कहने का मतलब होता है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो 124 सबसे ज्यादा बार है। देखिए तो 3 बार और कोई नहीं है, 126 एक ही बार है, 28 दो बार है, 30 भी दो बार है। तो इसका कितना आ गया बहुलक, 124। और नीचे फिर 128 और माइनस 124 करना है। ऊपर जोड़ेंगे तो 8 4 कितना, 12, और 2 2 4 1 कितना, 5, और 1 1 कितना, 2, और नीचे में घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा।
ठीक है। और इसको अगर हम काटेंगे तो 4 छक 24, 4 तिया 12। सही आंसर कौन सा हो गया? 63। तो 13 का जो सही उत्तर हो गया बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14। एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज के कोण बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेमी और 4 सेमी भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, ये हम देखते हैं। और 2 है, कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेमी और कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेमी है। त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प चुने। ठीक है, अब विकल्प सही हमें बताना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कर्ण की माप, कर्ण का माप बताना है। इसमें से किस ऑप्शन से कर्ण का हम माप बता देंगे? तो एक है केवल 2 में दिया गया डाटा, नहीं, एक गलत है। 2 आपका बोल रहा है कि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों 1 और 2 में दिया गया डाटा एक साथ आवश्यक है। तो 14 का सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, देखिए पहला घड़ी 3 मिनट तेज होता है, दूसरा घड़ी 5 मिनट तेज होता है। क्वेश्चन का अगर हम लेवल की बात करें तो यह 16 दिसंबर को हुए परीक्षा के लेवल से थोड़ा ज्यादा है। 100% है कि नॉर्मलाइज होगा ही स्कोर में। आपका जो स्कोर है बढ़ घट सकता है। तो जो 20 आज जो पेपर हम कर रहे हैं 21 दिसंबर वाला, 21 दिसंबर वाले अभ्यर्थी का अगर मार्क कम होता है तो उसे एक्स्ट्रा अंक नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की गई, रात के 9 बजे। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार घड़ियां में कितने बजे होंगे? यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है तो बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। तो अब आपको इसका उत्तर बताना है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर यह कह दिया है क्लियर कि बुधवार को सुबह में 6:27 बज रहा। 6:27 कब हुआ? जब ये प्रत्येक घंटा 3 मिनट तेज हो जाती है। अब आप खुद देखिए कि प्रत्येक घंटा 3 मिनट ये घड़ी तेज हो जाती है, तब जाकर बुधवार को 6:27 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है 21 बजे रात में। तो 10 बजे, जैसे ही रात 10 बजेगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 10:03, क्योंकि 3 घंटा तेज हो जाती है ना। तो अब आप बताइए, यहां पर हम सुबह 6 बजे तक आते हैं। कितना बजे तक? सुबह 6 नहीं 5 बजे तक आ रहे हैं। तो अब 21 से सुबह 5 बजे तक कितना घंटा हुआ, आप हमें बताइए। तो 21 से सुबह अगर 5 बजे की बात करें तो आपके पास 8 घंटा होगा, क्योंकि 12 बजे रात से सुबह के 5 बजे 5 घंटा और 8 घंटा। ठीक है, और अगर हम 6 बजे की बात करें, रात्रि 11 बजे सुबह 6, 9 घंटा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? अब आप देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं कि रात में जब 21 बज रहा था और सुबह 6 की बात हो रही है, तो 1 मिनट मैं इसको लिखकर ही बता देता हूं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर घड़ी में बज रहा है रात के 21 और सुबह 6 की बात हो रही है। सुबह 6 की बात, तो टोटल कितना घंटा? 9 घंटा। और 9 घंटा में घड़ी जो है कितना देर आगे बढ़ेगा? 27 मिनट आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो यानी जो 6 बज रहा था उस समय घड़ी में कितना बज गया? तो उस समय घड़ी में 6:27 हो गया, क्योंकि घड़ी 3 मिनट हर एक घंटा फास्ट हो जाती है। अब देखिए यहां पर, अब दूसरा घड़ी में भी हमने टाइम मिला दिया था और ये घड़ी 5 मिनट आगे बढ़ती है। तो 5 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 6 बजे तक ये भी आपका 9 घंटा लगा, लेकिन ये 5 मिनट आगे बढ़ती है यानी 45 मिनट घड़ी हमारा आगे हो जाएगा। इसका मतलब इस घड़ी में कितना टाइम होगा? इस घड़ी में 45 मिनट आगे, तो 6 में 45 ऐड कर देंगे तो 6:45 हो जाएगा। सही आंसर हो गया 15 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू सॉल्व 34 into 6 ए स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग मेथड। इस मेथड से सॉल्व करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द स्टूडेंट हैज कंसेप्चुअल knowledge of multiplication and is able to communicate is through decomposition method। तो सही आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से एक ही होना चाहिए, 2 तो नहीं है। हीट एंड ट्रायल ये भी गलत है और यहां पर 4 भी गलत है। सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सुक्ति, गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, घर और वातावरण में प्रचुरता में
संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगली संख्या पहचानिए। देखिए यहाँ पर अगली संख्या पहचानने की बात हो रही है, तो इसमें तो आप भी इस सवालों को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। 2 से आए 4 पर, तो 2 से 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 2 बढ़ा। यहाँ चेक कीजिए कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ कितना लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 15 और सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 2। तो 18 का जो सही आंसर है वो है 15, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं 19। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, देखिए किसी भी संख्या को अगर शून्य से विभाजित करेंगे तो वह क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब हम ज्ञात नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित होता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 19 का सही आंसर था 3। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है। जी नहीं, ये तो गलत है आपका, ये जो आंसर है वो गलत है। छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है, इसलिए छात्राओं का गणित में भागीदारी कम है। जी नहीं, ये तो पक्षपात करना हो गया, तो ए तो आंसर नहीं होगा। ए है 2 में, तो 2 तो आंसर नहीं है। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास यह भी गलत है। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं एकदम सही है। भागीदारिता कम होने का कारण यही होता, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारिता छात्रों की तुलना में कम होने का कारण यही है कि ये क्या है, समाज हमारा या शिक्षक क्या है, इस उम्मीद करता है कि गणित जो है जेंडर पर आधारित है। लड़के हैं तो गणित है ठीक है पढ़ो, लड़कियां अगर गणित पढ़ना चाहती है तो उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, लड़कियों के गणित पढ़ेगी, गणित तुमसे संभलेगा, इस तरह का बात बोला जाता है। तो सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक व्याकलन 83 माइनस 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर 33 दिया। छात्रों द्वारा दी गई अशुद्धियों को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है। अशुद्धियों को संबोधित करने के लिए कौन सी उपयुक्त रणनीति है, उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दे और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़े। छात्रों को कहे कि वे समस्याओं को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर को जांचें। हाँ, कह सकते हैं। संख्याओं को पुनर्समूहीकरण की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना, ये ज्यादा सही आंसर है। 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 22 नंबर आते हैं। गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संचरित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा या से इनकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। ठीक है, हो सकता है उत्तर। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, गलत है। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक से होना चाहिए, यह भी गलत है। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए, जी हाँ सही है। ए और डी इसका सही आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोल रहा है, व्हाइल टीचिंग इन Class 1 mathematics classroom, Radha introduced a concept by sharing the following context with the student. There were 4 children in the car. Then one children got out. Now there are 3 children in the car. Which of the following statement is correct with respect to the above context? Children will develop an understanding of subtraction as reduction. हाँ एकदम सही है, एक ही इसका सही आंसर है ना। एडिशन ये है नहीं, रिडक्शन इन इनवर्स ऑपरेशन गलत है, एडिशन भी तो होगा नहीं। सही आंसर है 23 का, वो है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं। ठीक है, तो 24 का सही आंसर देखते हैं। 1 मिनट 24। ए बोल रहा है सम्मिति खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्रदान करना, आकार, दिक् स्थान और माप। ठीक है, देखते हैं आगे भी। सांख्यिकीकरण यानी अंक गणितीयकरण यानी अंकों की अवधारणा जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। शिक्षार्थियों को में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। 4 तो गलत है, तो डी यानी 3 और 4 आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही है, तो सम्मिति खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्रदान करना, ये तो सही ही है। बी देखते हैं, सांख्यिकीकरण यानी अंकों की अवधारणा, ये भी सही है। और शिक्षार्थियों को प्रारंभिक अंक गणित में बढ़ावा देना, क्या प्रारंभिक अंक गणित में बढ़ावा देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
इसका मेरे हिसाब से आंसर शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना सही आंसर नहीं है। वैसे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसे हम एग्जैक्ट उत्तर करेंगे, वैसे तब तक हम इसको आंसर 1 मानते हैं। सही है 24 का आंसर नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, गलत है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इंप्रूव पेडागोजी, एकदम सही है, ये एकदम सही आंसर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 25 का आ गया 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, देखते हैं 26। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन क्लास 1? ऑब्जर्व डिफरेंट object and compare, measuring using non-standard unit and compare, measuring using a standard unit and compare, ठीक है, सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर। तो यहां पर मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 26 का, वो होना चाहिए ए और बी, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर और सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑल सरफेस ऑफ ए सॉलिड शेप are congruent to each other. This shape cannot be a क्यूब है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, टेट्राहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रॉन है। All surface of a solid shape are congruent to each other. This shape cannot be a, कौन सा शेप नहीं होगा? All surface सबका क्या होना चाहिए? congruent है। इसमें किसका नहीं होगा? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन है और ऑक्टाहेड्रॉन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो है सभी सरफेस कॉन्ग्रिएंट नहीं होता है, टेट्राहेड्रॉन का सभी होता है कॉन्ग्रिएंट और ऑक्टाहेड्रॉन का भी सभी कॉन्ग्रिएंट होता है। तो 27 का सही आंसर है 2। 28 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और यहां पर अब देखेंगे इसको हमें सही तरीके से लगाना है। ए है छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। छात्र अपने आसपास के द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों को कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं तथा उन्हें कहा गया है कि उन्हें एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। सही विकल्प का चुनाव करें, मतलब इसे हम सही तरीके से इसको सजाना है। तो अब इसको सही तरीके से सजाना है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें कि छात्रों को भिन्न आकृतियों को कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। तो पहले तो सी होगा, सी है आपका ऑप्शन 4 में और ऑप्शन 1 में, तो इसी में से होगा। 2 और 3 आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्या होना चाहिए वो देखते हैं। एक डी है और बी, पहले डी पढ़ते हैं। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। और डी क्या कह रहा है? डी तो हमने देख लिया। बी क्या कह रहा है? छात्र अपने आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करता है और अपने लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है और चित्रित करता है। देखिए इसके बाद जो इसका सही आंसर ए देखते हैं पहले। छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं और डी में क्या है? और डी है आपका छात्र आकृतियों के लक्षणों नाम के अनुसार वर्णित करने में समर्थ है। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो 28 का सही आंसर है 4। 29 देखते हैं। एक 120 सेमी लंबी तार को एक आयत के रूप दिया गया है जिसकी चौड़ाई 2 सेमी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेमी अधिक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 120 सेमी लंबी तार है, तो यहाँ क्लियर आपको एक बात पता चल गया कि परिमाप आपका जो है वो कितना है? 120 है। लंबाई चौड़ाई से 2 सेमी अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2 सेमी अधिक है। अब आप यहां पर देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्लियर यहां पर एक बात कर दिया गया है। तो यहां पर हम लंबाई को क्या मान लेते हैं? एल को, लंबाई को मान लेते हैं 2 अधिक है तो एक्स है, 2 अधिक है, और जो चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं एक्स है। तो परिमाप बराबर क्या होगा? 120 बराबर का होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का x, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई को हमने x माना और लंबाई 2 ज्यादा है, तो 120 बराबर 2, यहां पर लिखेंगे 2x और प्लस का कितना? 2। इससे इसको काटेंगे कितना होगा? 60 हो गया। और यहां पर हम हल करेंगे तो यहां पर घटाएंगे तो कितना होगा? 58 बराबर का कितना? 2x। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो 2 और 9 29 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये चौड़ाई है 29
और लंबाई है कितना 31। दोनों का हमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है तो लंबाई गुने चौड़ाई जब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 899 और ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, है ना। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है, बोल रहा है सहायक नहीं है। अब देखिए कक्षा का अवलोकन, ये तो सहायक ही होगा, है ना, ये सहायक होगा। उसके बाद ए सहायक है तो 1 और 2 तो आंसर नहीं होना चाहिए। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, ठीक है, ऐसा तो 3 और 4 ऑप्शन में है भी नहीं। छात्रों का लिखित कार्य, ठीक है, संचयी और उपक्रियात्मक रिकॉर्ड, डी भी सहायक होगा। डी भी क्या है, सहायक है। योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण जो है ये सहायक नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आज हम लोग जो है देख लिए टोटल 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 30 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए, खासकर गणित में। तो आप लिख के मैथ और डाइस देकर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आए। और ये क्वेश्चन जो है 16 दिसंबर हुई परीक्षा से थोड़ा टफ था, तो नॉर्मलाइज होना 100% तय है, ठीक है। स्टूडेंट को घबराना नहीं है, अगर स्कोर 80 भी लाता है तो आप पास कर ही जाएंगे कैटेगरी में। अगर जो कैटेगरी में नहीं है, जनरल है, 88 अंक भी लाते हैं तो 90-91 नंबर आ जाएगा नॉर्मलाइज होने के बाद, तो घबराना नहीं है। बाकी मेरे पास क्वेश्चंस पेपर नहीं है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तभी जाकर हम आपके क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। अगले दिन का जो है हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर एक चीज की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।